सलाम नजीबाबाद चैनल के दर्शकों को इकबाल हिंदुस्तानी का आदाब। मेरे साथ हमारी टीम के डॉक्टर वसीम बारी और पत्रकार साथी आफ्ताब आलम साहब मौजूद हैं। हम अपने स्टूडियो में विभिन्न फील्डों के एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर आपकी मुलाकात अक्सर कराते रहते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं सहोजन कॉलेज के प्रोफेसर, संपादक और कवि डॉक्टर अरुण देव जी। अरुण देव जी, आज हम आपसे बात करेंगे अखबार और किताबों के पढ़ने की जो आदत घट रही है, उस मुद्दे पर हम आपके विचार लेना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक समालोचन पत्रिका का संपादन करते हैं और दूसरे अखबारों से आप जुड़े हुए हैं और इस तरह के प्रोग्रामों में आप अक्सर जाते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, नजीबाबाद में कुछ साल पहले अखबारों का सर्कुलेशन लगभग 15,000 से ऊपर था, लेकिन आज वो 5,000 से कम हो गया है। एक समय था जब नंदन और चंपक जैसी पत्रिकाएं आती थी, महिलाओं की पत्रिकाएं आती थी, खिलाड़ियों के लिए पत्रिकाएं आती थी, फिल्मी जानकारी वाली पत्रिकाएं आती थी, लेकिन आज लगभग वो सब छपना प्रकाशन बंद हो गया है और वो ऑनलाइन आते जा रहे हैं अखबार भी। ऐसी लाइब्रेरी में जो पुस्तकें पढ़ने वाले लोग हैं बहुत कम हो गए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा शुरू में कि जो किताबें और अखबार हैं वो कम क्यों पढ़े जाने लगे? जी इकबाल साहब, धन्यवाद आपका और सलाम नजीबाबाद का कि आपने इस शानदार विषय पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। एक समय ऐसा था जब हम सिर्फ सुनते थे और याद करते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 200 साल पहले जब छापे खाने का प्रसार हमारे देश में नहीं था, तो हम में से अधिकतर लोग सुनते थे और उसमें से कुछ लोग, बहुत कम लोग उन चीज़ों को याद रखते थे। तकनीक में परिवर्तन आया और छापे खाने ने हमारे शब्दों को स्थायित्व प्रदान किया, चीज़ें छप कर आने लग गई और फिर पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये जो पढ़ने का सिलसिला है बहुत पुराना नहीं है, 200 साल मनुष्य के इतिहास में बहुत छोटे हैं जी। तो कोई ऐसी ये भी बड़ी बात नहीं है कि अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो। अब फिर एक परिवर्तन हुआ है और डिजिटल माध्यम के आने से फिर अधिकतर लोग अब चीज़ों को देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं जी। तो ये परिवर्तन का चक्र है और ये चीज़ें होती रहती हैं। सवाल ये है कि ये जो आदत हमारी बदली है, इसके मायने क्या हैं, इसका क्या असर हमारे ऊपर पड़ रहा है और ऐसा क्यों है? आप जानते हैं कि हमारे देश की आज़ादी में पढ़ने का बड़ा रोल है। आज़ादी का संघर्ष और प्रेस की शुरुआत लगभग साथ साथ हुई। एक विद्वान है, उनका कहना है कि प्रेस ने असल में, जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, उसका निर्माण किया। पहले नेशन स्टेट जो एक मॉडर्न अवधारणा है, राष्ट्र राज्य जिसको कहते हैं, उसको संगठित करने का काम ही प्रिंट ने किया। जब आप अखबार सुबह उठाते हैं तो वो अखबार अपने आप आपको इस देश से जोड़ देता है। तो प्रिंट माध्यमों ने भाषा के द्वारा और एक साझी जो समस्याएं हैं उनके द्वारा एक नेशन स्टेट का निर्माण किया। इसका बड़ा योगदान है। भारत में भी आज़ादी जो आई वो उसके जो शुरू करने वाले लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे। उसमें से अधिकतर वकील थे, अधिकतर संपादक थे। महात्मा गांधी कई अखबारों के संपादक थे, जवाहरलाल नेहरू खुद संपादक थे, आम्बेडकर खुद संपादक थे। तो ये सब के सब पत्रकार भी थे और संपादक भी थे और ये साथ साथ चीज़ें घटित हुई। हमारे देश ने अखबारों का इस्तेमाल केवल आज़ादी के लिए नहीं किया। हमारे देश ने अखबारों का इस्तेमाल अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए भी किया, सामाजिक परिवर्तन के लिए किया। जो तमाम कुप्रथाएं, तमाम अंधविश्वास, तमाम
बेड़ियाँ हमारे समाज में फैली हुई थी, उनको काटने के लिए अखबारों का इस्तेमाल किया। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पढ़ने की आदत ने हमारी आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसीलिए जो भी अखबार हैं, पुराने अखबार हैं, उनके पास आज़ादी की स्मृतियाँ हैं जी। अधिकतर अखबार आज़ादी से पहले के हैं और उनके पास उस समय की घटनाओं के चित्र हैं, समाचार हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो अनुभव है कि कैसे उन्होंने कैसे देश से लोहा लिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका सूरज डूबता नहीं है। नई सदी में जब हम पहुँचे हैं तो ऐसा लगता है कि शायद पढ़ने की आदत और अखबार और किताबें हमसे छूट रही हैं। इसको लेकर चिंताएं पहले भी जाहिर की जाती रही हैं। हैदराबाद में एक विश्व के संपादकों का सम्मेलन हुआ था और 2009 में हुआ था। हो गए, उसको भी हुए बहुत दिन हो गए, मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए। तो उसमें यही चिंता व्यक्त की गई थी कि जो समाचार पत्र हैं इन पर बहुत असर पड़ रहा है। इस पर एक असर तो टीवी का पड़ा, टेलीविज़न का पड़ा, और दूसरा असर डिजिटल माध्यमों का पड़ा। देखा गया कि अमेरिका में बहुत बुरा असर हुआ इसका, और इन 10 सालों में लगभग 2000 से अधिक बड़े अखबार जो है वो बंद हो गए। तो उस सम्मेलन में बाहर के और हमारे देश के भी संपादक थे, दूसरी भाषाओं के भी संपादक थे, और उसमें ये कहा गया कि भारत पे इसका असर शायद कम पड़े, क्योंकि जितने लोग इससे बाहर जाएंगे उतने लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि संख्या बड़ी है, साक्षरता का दर बढ़ रहा है, तो जो साक्षर होंगे वो बढ़ेंगे। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया, तो मुझे लग रहा है कि वास्तव में स्थिति बहुत चिंताजनक है। दुर्भाग्य से मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है कि पिछले 10 सालों में भारतीय अखबारों के सर्कुलेशन पर क्या फ़र्क पड़ा है। ये डाटा अगर होता तो बात हम और स्पष्ट तरीके से करते कि आज से 10 साल पहले जो अखबार 35-40 लाख एक कोई अखबार निकल रहा था, आज उसकी क्या स्थिति है। तो फ़र्क आया होगा, निश्चित रूप से आया होगा। जब नजीबाबाद जैसे एक छोटी सी जगह पे आप बता रहे हैं कि जो 15,000 अखबार की संख्या थी वो घटकर इतनी कम हो गई है, और हम देख भी रहे हैं कि तमाम पत्रिकाएं अब तो दिखती ही नहीं है। इंडिया टुडे दिखाई नहीं देती स्टॉलों पे, आउटलुक नहीं है, और एक ज़माने में सरस सलील बहुत लोकप्रिय हुआ करता था, वो भी नहीं दिखता। तो इसका मतलब कि बदलाव तो है। सर, क्या किताबों का महंगा होना भी एक कारण हो सकता है इसका कि लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं, उस पर पैसा खर्च करना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं, हमारे मूल्य बदल रहे हैं? इकबाल साहब, मैं समझता हूँ कि विश्वसनीयता का संकट इसका सबसे बड़ा कारण है। आप कोई चीज़ क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको मैं कहूँ कि ये जो आप भोजन कर रहे हैं इसका न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है, कब तक खाएंगे उसको? आप बदल देंगे। जो अखबार, जो पत्रिकाएं पिछले 10 वर्षों से परोस रही हैं हमको, उसकी क्या विश्वसनीयता है? उसमें जो सूचनाएं दी जा रही हैं वो कितनी संपादित हो रही हैं? जो विचार आ रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो किसी खास दिशा में हमें ढकेल रहे हैं? सच्चाई की अधूरी तस्वीर हमारे सामने पेश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि पाठकों को ये लग रहा है कि उनके साथ छल हो रहा है। वो जो जानना चाह रहे हैं वो चीज़ें अखबार मुहैया नहीं करा रही हैं। विज्ञापन देखने के लिए हम अखबार नहीं खरीदते हैं। विज्ञापन देखना होगा तो हम कहीं और देख लेंगे। एक तो खुला विज्ञापन, ऊपर से छुपा विज्ञापन। तो विश्वसनीयता का संकट बहुत बड़ा है। अखबार पढ़ने के बाद आपको लगता नहीं है कि अगर ये अखबार हमारे समस्याओं को छू रहा है। जिस समाचार की विवेचना को पढ़ने के लिए आपने अखबार पलटा है, उसकी ढंग से विवेचना उसमें नहीं हो रही है, उसमें ईमानदारी नहीं है, और किसी खास दिशा या किसी खास विचार की ओर अखबार झुका हुआ है। तो किसी पार्टी के विचार को जानने के लिए हम अखबार थोड़ा खरीदते हैं या अखबार पढ़ते हैं। तो इसका एक बड़ा कारण विश्वसनीयता है। अखबार अगर विश्वसनीय बनते हैं, ये बताइए कि पिछले 10 सालों में हिंदी का कौन सा ऐसा अखबार है जिसने कोई बड़े स्कैम खोले हों? जबकि तमाम अंग्रेजी अखबारों ने खोले। ऐसा तो है नहीं कि 10 सालों में कहीं कुछ ऐसा घटित ही नहीं हुआ होगा, कोई अखबार ने किया। तो
कहा जाता है कि समाचार वो नहीं होता है जो दिखाया जा रहा है, समाचार वो होता है जिसे छिपाया गया है जी। तो छिपाए गए समाचार को किस अखबार ने दिखाया है, तो इससे ये अखबार हमारे चेतना में, हमारे क्रिटिकल फैकल्टी जिसको हम कहते हैं, हमारे आलोचनात्मक विकास में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, कुछ भी इजाफा नहीं करते हैं। हम आदतन सुबह उसे पलटते हैं, देखते हैं, पन्ने पर रख देते हैं, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। ये एक बड़ी खराब बात और ख़तरनाक बात है। अगर अखबार आपकी ज़रूरत नहीं रही तो फिर अखबार आप लेना बंद कर देंगे। ठीक वैसे ही जैसे आपको लगे कि ये जो चीज़ें आप ग्रहण कर रहे हैं इसका कुछ तो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कितने दिन लेंगे, आप बदल देंगे। तो मुझे लगता है कि पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता का संकट अखबारों में है और पत्रिकाओं में भी है, तो एक बड़ा कारण तो मुझे ये लगता है। अरुणदेव जी, जिस तरह से प्रेमचंद की कुछ किताबें जैसे गोदान है, नमक का दरोगा है और कुछ ऐसी कालजयी रचनाएं बन गई, मतलब जिनको लोग आज भी मिसाल देते हैं, उसी तरह से अखबारों में एक दौर था कि जब स्कैम खोलते थे, हिंदी के अखबार भी खोलते थे, उर्दू के भी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के भी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लोगों में एक बात ये भी आई है कि जैसे अखबार घर पर आ गया तो जो स्टेटस सिंबल होता था कि भाई ये आदमी पढ़ा लिखा है, अखबार लेता है, ये अंग्रेज़ी का अखबार लेता है तो और ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास धीरे धीरे समय कम होता गया और वो उसने सुबह अखबार के पन्ने पलटे और उसके जो खास हेडिंग है वो उसने देखे और वो चल दिया। लेकिन आज उसके मोबाइल पे वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो जिस तरह से किताबों की विश्वसनीयता तो मेरे ख्याल से उतनी कम नहीं हुई जितनी तेज़ी से किताबें कम हो गई। लाइब्रेरी में आज तमाम किताबें नई रखी हैं जिनका रैपर नहीं खुला, जिन्हें किसी ने इशू नहीं कराया, और वो पुस्तक मेले में भी आप देखते होंगे कि बहुत कम लोग जो है मतलब जाते हैं, विज़िट करते हैं, लेकिन पिकनिक करते हैं, वो किताबें कम ख़रीदते हैं। तो इसकी क्या वजह? बहुत अच्छा सवाल उठाया है आपने इकबाल साहब। देखिए, एक ज़माने में जब किताब छप कर आती थी ना पहले, तो गांव पूरा इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए किताब होती क्या जी, छपी हुई चीज़ को देखने के लिए, और ये माना जाता था कि अगर किताब में कोई चीज़ लिख दी गई है तो वो बिल्कुल सत्य होगी। अच्छा। इतनी विश्वसनीयता किताबों की रहती थी। अच्छा। और जो गाँव में या शहरों में बहुत प्रभावशाली लोग होते थे, पढ़े लिखे लोग होते थे, उनके घरों में किताबें होती थी। तो जाहिर है किताबों का एक, और वो जो दौर आपने प्रेमचंद का याद किया, तो वो दौर फिर भी बेहतर था। प्रेमचंद उपन्यास लिखकर फिर भी सरवाइव कर सकते थे, लेकिन आज एक सामान्य व्यक्ति या लेखक उपन्यास लिखकर सरवाइव नहीं कर सकता। तो एक तो ये है कि देखना हमें होगा कि प्रेमचंद के उपन्यासों में ऐसा क्या था कि जिसके इतने पाठक वर्ग बने, और आज भी हैं। आज भी हिंदी में बेस्ट सेलर प्रेमचंद है। 1936 में उनका देहांत हो गया था और तब से लेकर आज तक वो बेस्ट सेलर बने हुए हैं। ऐसा क्या है? तो क्या हमारे लेखकों ने हमारे समाज की नब्ज को पकड़ना बंद कर दिया है, या उनकी भाषा और समाज की भाषा में बहुत बड़ा अंतर आ गया है? या ऐसा तो नहीं है कि लेखक बहुत आगे चला गया और समाज पीछे छूट गया? ये भी हो सकता है कि लेखक तो बहुत आगे निकल गया अपनी चेतना के कारण, अपने अध्ययन के कारण, लेकिन समाज वहीं का वहीं रह गया। तीसरी बात ये है कि जो गंभीर साहित्य है उसके पाठक पहले भी बहुत कम रहते हैं। अच्छा। और आज भी कम है, उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है। टेलीविज़न के आने से पहले जो जासूसी उपन्यास थे बहुत बिकते थे, बहुत लोकप्रिय थे, बहुत लोकप्रिय थे। मैं खुद ही बहुत पढ़ता था। मुझे याद है कि मैं एक दिन में 2-2 उपन्यास पढ़ लिया करता था। और साहित्यिक जो कृतियाँ थी वो भी छपती थी, वो जैसी छपती थी वैसी ही छपती रही। टेलीविज़न के आने के बाद एकाएक ये जो जासूसी उपन्यास या रानू या वेद प्रकाश शर्मा या इनकी बिल्कुल रीडरशिप ख़त्म हो गई। जो चीज़ आप वहाँ पढ़ते थे वो आपको सीरियल में नज़र आने लग गया, लेकिन जो साहित्यिक कृतियाँ थी उनमें कोई फ़र्क नहीं आया। उनके जो पाठक थे तब भी थे, आज भी उनके पाठक हैं, उनको पढ़ते हैं। जाहिर है कि भारत ही नहीं पूरे संसार में साहित्य या कलाओं के जो जानने वाले होते हैं बहुत कम लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उन पर उतना फ़र्क नहीं आया है। एक सामान्य तौर पर जो पढ़ने का एक तरीका था या किताबें थी उन पर इसका असर आया है। इसका भी कारण यही है। इसका कारण ये है कि
एक तो क्या हम समय के साथ बदल रहे हैं, अखबारों के ना पढ़ने का या अखबारों की रीडरशिप में कमी आने का एक बड़ा कारण तो है ही है कि वो विश्वसनीय नहीं रह गए। दूसरा ये कि क्या उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला। जब उनके सामने डिजिटल माध्यम जैसा एक विराट माध्यम है, तो उस हिसाब से क्या अखबारों ने अपने आप को बदला, अपने लेआउट को बदला? आप देखेंगे कि बहुत कम परिवर्तन हुआ है। तो अखबारों को, पुस्तकों को भी अपने को बदलना चाहिए था, अपने समय के हिसाब से अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए था। और अगर वो ऐसा करते तो मैं समझता हूँ कि अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। आज भी संभावनाएं हैं, आज भी भारतीय समाज एक अच्छे अखबार की प्रतीक्षा कर रहा है जो केवल सूचना ही न दे, उसके विवेक को भोजन दे, उसके आलोचनात्मक विवेक को भोजन दे, और जो घटनाएं घट रही हैं उनको समझने की एक तमीज़ पैदा करे। तो इसकी अभी भी ज़रूरत है। इस ज़रूरत को दुर्भाग्य से हिंदी के अखबार समझ नहीं पा रहे हैं। क्या प्रोफेसर साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अब मोबाइल का ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, इंटरनेट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो जो अखबार और किताबें हैं वो उन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं, और अब इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि वो बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम समय नहीं निकालते हैं और हम नहीं पढ़ते हैं, हम दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, तो जो बात है आपने कही, तो विश्वसनीयता का संकट है। क्या ये भी है कि हमारी रुचि बदल रही है? हमें जो साहित्यिक चीज़ें हैं, जो मूल्य हैं, जो नैतिकता है, या जो अच्छी मानवीयता है, संवेदनशीलता है, हमें इन मूल्यों की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही आज। देखिए, पतन जब आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही क्षेत्र में आता है। अच्छा, सारे क्षेत्रों में दिखाई देता है। जब समाज सड़ता है तो सड़न हर जगह दिखाई देती है, एक जगह नहीं दिखती है। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र तो बचा रह जाएगा और दूसरा क्षेत्र जो है वो बिल्कुल ही गिर जाएगा। तो पतन हो रहा हमारे साथ। तो जाहिर है कि ये उसका एक लक्षण है, इसका एक मैनिफेस्टेशन है। जो समाज पढ़ना बंद कर देगा, उस समाज के भविष्य के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? अंधकार में। देखिए, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो क्या होता है कि हम उसे देखते हुए उसे पूरा का पूरा स्वीकार करते हैं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम हस्तक्षेप भी करते हैं। दो लाइन पढ़ने के बाद हम रुक जाएंगे और सोचेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसके हाशिए पर कुछ लिखेंगे। तो एक क्रिटिकल फैकल्टी आपकी डेवलप होती है। लेकिन जब आप टीवी पे कुछ देख रहे होते हैं, जब आप मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं, तब आप कहीं नोट्स नहीं लेते हैं। वो एक प्रोडक्ट की तरह, जैसे आप एक पिज्ज़ा खा लिया आपने, जाके एक बर्गर खा लिया आपने, वैसे आपने कोई एक चीज़ देख ली, छोटा सा एक क्लिप देख लिया, ठीक है, आपको आनंद थोड़ा सा आ गया, हो गई बात ख़त्म। और इस माध्यमों में एक और बात है कि जो ख़राब चीज़ें हैं शुरू में ख़राब लगती हैं, लेकिन अगर बार बार देखें आप तो फिर वो अच्छी लगने लगती हैं, यानी आपको अपने लेवल पर गिरा देती हैं। ये इनका एक माया जाल है। इस माध्यम का एक माया जाल ये है कि धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाते हैं और आपको वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। जबकि आप अगर शुरू में उसे आपको दिखाया तो कहें क्या वाहियात चीज़ दिखा रहे हैं भैया, इसका क्या मतलब है। लेकिन ये इस तरह से आपको वशीकरण आपका ये कर लेती हैं। तो समाज को जाहिर है पढ़ने की अपनी हैबिट बनाए रखनी चाहिए, और ऐसी किताबें और ऐसी अखबार और ऐसी पत्रिकाओं की बहुत ज़रूरत है जो हमें मानसिक खुराक दे और हमें कुछ सोचने के लिए प्रेरित करे, हमारे अंदर असहमति का एक साहस पैदा करे। असहमति बहुत ज़रूरी है, किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए असहमति बहुत ज़रूरी है। आप कल्पना करें कि पूरा समाज किसी बात पे या हर बात पे सहमत हो तो उस समाज का क्या भविष्य होगा। अगर एक बात पे, एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, बाइबल में कहा गया था कि इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो पृथ्वी है, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। कोपरनिकस एक ऐसा वैज्ञानिक था, उसने कहा कि नहीं, सूर्य है, और उसकी इतनी भयानक सजा दी गई, चर्च ने उसको जिंदा जला दिया। उसने असहमति का साहस किया और उसी के कारण आज आपका चंद्रयान चंद्रमा पर है। तो इतनी तमाम असहमतियां हुई हैं, हर चीज़ का एक काउंटर किया गया है, विचारों का तमाम, तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर ये हम करना बंद कर देंगे और केवल एक हम उपभोक्ता बन जाएंगे, दिक्कत ये है कि ये माध्यम आपको एक उपभोक्ता में बदल रहे हैं। जैसे आप एक पिज्ज़ा खा के आ गए, एक बर्गर खा के आ गए, उसका कोई न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं है, आप बीमार पड़ रहे हैं। वैसे ही ये चीज़ें हैं, उसने एक पैकेज, एक प्रोडक्ट के रूप में आपको एक चीज़ मुहैया करा दिया, आपको थोड़ा देर में अच्छा लगा, लेकिन उसने आपके जहन में,
आपकी सोच में कुछ इजाफा नहीं किया। और आप समय भी दे रहे हैं। ये है कि औसतन आदमी 3-4 घंटे मोबाइल को दे रहा है, देख रहा है। क्या देख रहा है उसमें? आपने प्रोफेसर साहब जो बातें की हैं अभी, उससे मेरे मस्तिष्क में एक द्वंद्व पैदा हुआ। वो ये कि मैं जानना चाहता हूँ क्या अखबार और पत्रिकाओं ने समाज को दूसरी दिशा में भटका दिया है, या समाज ऐसा है इसलिए ये अखबार और पत्रिकाएं भटक गई हैं? देखिए, ऐसा है कि सवाल ये कि इसमें दिशा देने का काम किसका है? अखबारों का है। जी, ठीक है। अखबार के जो संपादक हैं, अखबार जो पत्रकार हैं, माना जाता है कि उनका कॉन्शियस लेवल जो है, चेतना उनकी सामान्य आदमियों से ऊपर है, तभी तो वो अखबार निकाल रहे हैं, तभी तो वो पत्रकार हैं। नहीं तो क्यों पत्रकार बनते? अगर आप सामान्य व्यक्ति की तरह हैं तो आप पत्रकार क्यों बनते हैं? तो भले ये तो आपका दायित्व है ना, ये तो अखबारों का दायित्व है, ये संपादक का दायित्व है, ये पत्रकार का दायित्व है कि समाज को एक दिशा दें, क्योंकि उनका पेशा ही यही है। उनकी पढ़ाई इस तरह की गई है, उनका जो क्रिटिकल उनकी जो फैकल्टी है वो थोड़ी डेवलप है। तो ये उनका काम है, ना कि वो भी समाज के साथ बह जाए। तो अगर वो समाज अगर पतन में जा रहा है और वो भी इसमें बह जा रहे हैं, तो ये कौन सी बात है? ये जो उनको तो रोकना चाहिए, दिशा देनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, क्योंकि मैं भी कुछ समय से पत्रकारिता में जुड़ा हुआ हूँ और थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन बात तथ्यों से और आंकड़ों से ही कही जाए तो ज़्यादा बिल्कुल असर करती है। लेकिन जितना मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय जो पूंजीवाद है वो लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। और पूंजीवाद का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है भौतिकतावाद, यानी कि हम सारी चीज़ों को अपने पास इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को, ज़रूरी गैर ज़रूरी, जैसे अभी आपने पिज़्ज़ा और बर्गर वाली बात बताई थी, मोबाइल है, इंटरनेट है और चीज़ें हैं। आपको याद होगा कला फिल्मों का एक दौर था, लेकिन कला फिल्मों को लोगों ने उतना रेस्पॉन्स नहीं किया, उसके दर्शक नहीं आए, उन्हें उतना एट पार मार्जिन नहीं आया, प्रॉफिट तो दूर, वो एट पार भी नहीं आ पाए, तो कला फिल्मों का चलन बंद हो गया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरी दुनिया में जो ये वर्ल्ड फिनोमिना है इस वक्त कि जो पूंजीवाद है, उसके लिए जो नैतिकता है, जो उसके लिए अच्छे गुण हैं, समानता है, संवेदनशीलता है, मानवता है, इनकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू उनकी नज़र में नहीं है? पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, क्योंकि अखबारों का, किताबों का संकट सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो ये जो आप संपादक की बात कर रहे थे, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसे बहुत कम अखबार हैं, बहुत कम मैगज़ीन हैं जिनके संपादक आज़ाद हों अपनी बात छापने के लिए, अपनी बात लिखने के लिए। तो उनके ऊपर जो प्रकाशक बैठा हुआ है, उनका जो मालिक बैठा हुआ है, वो उसी पूंजीवादी नीतियों से कंट्रोल है, और वो पूंजीवादी नीतियाँ कहीं ना कहीं शासन की, दुनिया की सरकारों से कंट्रोल हैं। तो वो कैसे आपको दिशा दे सकते हैं? बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया है इकबाल साहब, और देखिए इसमें एक शोध का रास्ता दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई ये काम करे, पिछले 10 सालों में अखबारों के सर्कुलेशन का अध्ययन करें जी, और अखबार की पूंजी का भी अध्ययन करें, और देखें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई सर्कुलेशन तो घट रहा है लेकिन पूंजी बढ़ रही है जी। अब सवाल ये है कि जब सर्कुलेशन घट रहा है तो पूंजी कहाँ से बढ़ रही है? ये कौन निवेश कर रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ का, ये भी स्कैम है। कौन सा रास्ता ये है? कहाँ से आ रहा है? तो इस पे किसी खोजी पत्रकार को एक काम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बेहतर चीज़ हमारे सामने आएगी और हम उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब हम आते हैं आपके सवाल पर। जाहिर है कि एक ज़माने में हमारा जो संसार था वो 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, एक साम्यवादी ध्रुव और एक पूंजीवादी ध्रुव। साम्यवाद का जो नेता था वो रूस था, सोवियत संघ जो टूटा वो बिखर गया, और रूस में तो अब पूरे विश्व में पूंजीवाद का ही एक छत्र राज है। और पूंजीवाद भी अब क्रोनी कैपिटलिज्म में बदल गया है। मतलब अब पूंजीपति उसको नहीं कहते हैं जो फैक्ट्रियां लगा रहा है, रोजगार दे रहा है। एक ज़माने में पूंजीपति उसको कहते थे जो जूट का मिल लगा रहा है, कंबल की फैक्ट्री लगा रहा है, कत्थे की फैक्ट्री लगा रहा है और लोगों को रोजगार दे रहा है। क्रोनी कैपिटल। हाँ, अब दलाल पूंजीवाद है। अब आपको कोई फैक्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है,
अब आप बैठें और अब देखें कि कहाँ से क्या प्रभावित करके कहाँ निवेश कर सकते हैं और आप पैसा कमा सकते हैं। अब रिटेलर, विश्व के बड़े बड़े रिटेलर आ गए हैं जिसमें कुछ वो उत्पादन नहीं करते, केवल एक जगह से चीज़ को उठाते हैं और दूसरे को बेच देते हैं। अमेजन क्या है, वो कुछ उत्पादन कहाँ कर रही है, बिल्कुल, वो तो एक प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह का बिजनेस यानी क्रोनी कैपिटलिज्म का एक दौर चला है। और एक विद्वान थे वाल्टर बेन्यामिन, उनका कहना था कि पूंजीवाद का अंत बर्बरता में होगा। अच्छा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब चीज़ों के प्रसार की जगह सीमित हो जाएगी। अब नजीबाबाद में कितना पिज्ज़ा खिलाएंगे लोगों को, मेरे ख्याल से 10 पिज्ज़ा की दुकानें तो खुली गई हैं, ठीक है। अब उसके लिए तो फिर एक ऐसा ही होगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि भाई साहब जो बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा था, चटगांव बंगाल या तमाम जो सूत मिल वाले थे उनका हाथ काट दो, ठीक है, जिससे कि वो कपड़े में न बुन पाएँ और हमारे कपड़े लोग खरीदें। तो एक समय ऐसा आ सकता है कि कह दें कि भाई रोटी ना बनाएं आप, या रोटी में इतना ख़राब है और आप यही खाएं, आपको मजबूर करें। तो ये भी दौर है, कई देशों में ये देखा गया है। ये बहुत खतरनाक एक स्थिति होती है जिसमें कि आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, आपका कोई चॉइस नहीं रहती है कि नहीं उसे आपको लेना ही लेना है, कि जब इतनी चीज़ें हैं तो कौन लेगा उनको। तो जिस खतरे की ओर आप इशारा कर रहे हैं वो एक खतरा तो हमारे सामने है ही है। और दूसरी बात ये कि ये खतरा जो है और कई खतरों के साथ, कट्टरता, आतंकवाद, अंधराष्ट्रवाद, इन सारी चीज़ों के साथ मिलकर वो खेल रहा है। हाँ, पूरी दुनिया में वो काम कर रहा है। और तमाम ऐसे देश जो एक समय खुशहाल थे आज बर्बाद हो गए हैं, बर्बादी के कगार पर है। सीरिया तबाह हो चुका है, आपका पड़ोसी देखिए कैसी स्थिति में पहुंच गया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसमें इस तरह के खेल खेले जा रहे हैं। तो इन पर भी अखबारों को, किताबों को काम करना चाहिए क्योंकि हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ। अब आपको दो मैं मिसाल देकर अंतिम सवाल की तरफ चलूँगा, इस पूरी चर्चा को यहीं पर ख़त्म करेंगे। कि अभी पिछले दिनों मैंने देखा एक हिंदी दैनिक के बजाय अंग्रेज़ी दैनिक जो बड़ा पॉपुलर था, उसने क्या किया, अपने अखबार का रेट जो है गिरा के 1 रुपया कर दिया। अब उस 1 रुपये की वजह से उसका सर्कुलेशन जितना था उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। बहुत सारे लोगों ने तो ये बताया मुझे कि उसकी जो रद्दी थी 1 महीने की वो 30 रुपये से ज़्यादा की होती थी और उनका स्टेटस भी बढ़ता था, वो अंग्रेज़ी का अखबार लेते हैं। तो उसका हमने सोचा उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, जो अभी आपने बात पूछी थी कि अखबार बेच कर कैसे प्रॉफिट कमाया जा रहा है जब 1 रुपये का कर दिया गया। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हिंदी का अखबार हो या अंग्रेज़ी का हो, जितने पन्नों का होता है लगभग उसकी उतनी ही कॉस्ट आती है। 20 पन्नों के अखबार की कॉस्ट 20 रुपये है। नहीं, कोई भी अखबार 20 रुपये का नहीं है, हमारे यहाँ 10 का भी नहीं है, 5 या 7 रुपये या 3 रुपये 4 रुपये का अखबार है। तो नतीजा ये निकला कि वो जो उसने सर्कुलेशन अपना बढ़ाया 1 रुपये का करके, तो उसके जो विज्ञापन के रेट थे वो उतने ही गुना बढ़ गए सर्कुलेशन के हिसाब से। और फिर बाद में उसने अपना रेट वहीं ले आया जहाँ पर था, लेकिन फिर विज्ञापन के रेट वही बढ़े हुए मिलते रहे। ये पूंजीवाद चल रहा है, एक बात। दूसरी बात हमने नोट किया पिछले 2-3 दशक में कि जो अखबार हैं वो अपने मालिकों से ज़्यादा गाइडेड हैं बजाय संपादकों के, और मालिक उन हितों के लिए काम करता है जिसमें उसकी पूंजी बढ़े। तो अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ब्रीफ में, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, कि ये जो माहौल है इसको अखबार और किताबें बदलेंगी, लेखक बदलेंगे, पत्रकार बदलेंगे, या समाज खुद बदलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर अखबारों की हम बात करें तो अखबारों की पहली जिम्मेदारी उसके पाठक है। मतलब उसको अपने पाठकों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, क्योंकि वो पाठक ही पढ़ रहे हैं उसको। पाठक के हित किसमें है? 50 लाख अगर किसी अखबार का खरीदार है तो उसका साझा हित क्या है? उसमें तमाम तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, अमीर भी है, गरीब, उनका कोई साझा हित तो होगा। तो उस साझे हित को उस अखबार को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो अपने पेशे के साथ भी वो ईमानदार रहेगा और वो अखबार भी बढ़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो पत्रकारिता को भी नष्ट करेगा। ये इसीलिए आज भारत में विश्व एक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है जो हर साल पूरे विश्व के पत्रकारों का, अखबारों का एक सर्वे करता है और देखता है कि उनकी क्या स्थिति है। पैरामीटर जारी बना के और जारी करता है। 180 देशों का ये जो सूचकांक है उसमें जानकर आपको आश्चर्य होगा, भारत का स्थान 150वां है। अब किसी क्लास में 180 बच्चा बैठा हो और आप कहें कि भाई हमारा लड़का 150वें नंबर वाला है, क्या स्थिति है?
हाँ। और ये भी कहा गया है कि पूरे विश्व में खतरनाक देशों में मतलब पत्रकारों के लिए जो सबसे खतरनाक देश हैं उनमें भारत भी एक है। तो एक तरफ तो आप विश्व की पांचवी पूंजी बनने की ओर अग्रसर हैं, और जहां ज्ञान और विज्ञान और पत्रकारिता की बात हो उसमें आप 150वें स्थान पर हैं। तो ये जो अंतर है ये समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। एक फील्ड में आप बहुत आगे चले गए, एक फील्ड में आप नीचे चले गए, आपके घर में एक लड़का बहुत अमीर हो गया और एक लड़का बिल्कुल, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। ठीक है, तो इसका बहुत खराब असर पड़ेगा। तो ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है जो भी एजेंसियां हैं उनको देखने की कि भाई हम विकसित अगर हो रहे हैं तो हमारे सारे जो पैरामीटर्स हैं, सूचकांक है, उनमें हमें दिखना चाहिए। और जाहिर है कि भाई इसके लिए एक ऐसा माहौल हो जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का पे कोई संकट न हो और आप कड़वा से कड़वा सच भी कह सकें। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा किया जाएगा तो रीडरशिप भी बढ़ेगी, पत्रकारिता का भविष्य भी उज्जवल रहेगा और खुद हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल रहेगा। प्रोफेसर अरुणदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें समय दिया। और दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। भविष्य में भी हम इस तरह के लोगों को बुलाकर आपके सामने इस तरह के प्रोग्राम रखते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।